गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 समाकलन। आरबीएसई की बुक में ये चैप्टर नंबर 9 है और सीबीएसई की बुक में चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, रूल चैप्टर दोनों चाहे बोर्ड अलग अलग हो, आरबीएसई सीबीएसई रूल सब में सेम रहेंगे। समाकलन मतलब रूल सब सेम रहेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम बेसिक की बात करेंगे। बेसिक शुरू करने से पहले मैं विद्यार्थियों को एक बात समझा दूं। मैंने जब आपके सामने अवकलन शुरू किया था तब भी मैंने आपको ये कहा था कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे चैप्टर नंबर 7 में से सवाल ना आए परीक्षा के अंदर, परंतु चैप्टर 7 जो है इन सब टॉपिक्स का, चाहे वो चैप्टर नंबर आप 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन सब चैप्टरों का आधार है आपका डिफरेंशिएशन यानी अवकलज का बेसिक, उसके फॉर्मूले। यहां भी अब जिस विद्यार्थी का अवकलज यानी अवकलज के फॉर्मूले बहुत अच्छे से तैयार हैं, बहुत अच्छे से अवकलन उसने प्रिपेयर कर लिया है, सभी फॉर्मूले आपको याद है, वो सारे फॉर्मूले यहां काम आने वाले हैं। फिर बता दूं, अवकलन के बगैर काम नहीं चलेगा। अगर आपने अच्छे से अवकलन कर लिया है तो अब है बारी समाकलन की। यानी ये आपको कम से कम भी ये मानिए 24 नंबर ये चैप्टर दिलवाने वाला आपको, खुद 12 नंबर का है। और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर हमारा 10, चैप्टर नंबर हमारा 11। ठीक है, ये सारे जो चैप्टर हैं इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं समाकलन की। देखो, हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे समाकलन। समाकलन में सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे अनिश्चित समाकलन। समाकलन भी दो तरह के होते हैं, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। हम बात करेंगे आज अनिश्चित समाकलन की। किसकी? अनिश्चित समाकलन की। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया चैप्टर नंबर 9 है आरबीएसई की बुक में और चैप्टर नंबर 7 है सीबीएसई की बुक में। ठीक है, चलिए तो अनिश्चित समाकलन की हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समाकलन होता क्या है। देखिए, अवकलन या अवकलज की विपरीत प्रक्रिया ही क्या है? समाकलन है। विपरीत प्रक्रिया ही क्या है? समाकलन है। यानी अवकलन की विपरीत प्रक्रिया ही समाकलन है। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने आपको कहा था ना कि अवकलन आपका तैयार होना चाहिए। अरे भाई, जब सीधा आता है तभी तो उल्टा सीखोगे। तो अवकलज आपका तैयार होना बहुत जरूरी है। बिना अवकलन के काम नहीं चलेगा। अब जितने भी अवकलन के फॉर्मूले वो सारे उल्टे होकर के समाकलन के बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कि अवकलन की विपरीत प्रक्रिया ही समाकलन है। तो आप यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन। समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। यानी कि अवकलन की विपरीत प्रक्रिया ही क्या है? समाकलन है। जैसे सुनो, आपने देखो, मान लो एक फलन fx है, इसका अवकलन किया, क्या आ गया? स्मॉल fx। तो आप कहेंगे सर fx का अवकलज हो गया क्या? स्मॉल fx। तो स्मॉल fx का वापिस जो समाकलन हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल fx, यानी इस fx का समाकलन हो जाएगा वापिस क्या? कैपिटल fx। यानी आपने कहा कि fx का अवकलज स्मॉल fx है, तब स्मॉल fx का वापिस समाकलन क्या हो जाएगा? कैपिटल fx। इसीलिए कहते हैं कि जो समाकलन है वो अवकलज की एक विपरीत प्रक्रिया है। यानी fx का मैंने जब अवकलन किया तो स्मॉल fx आया, अब स्मॉल fx का मैं वापिस
अगर मैं समाकलन करूंगा तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आप चले थे। ठीक है, कैसे? देखो, आपने लिखा कि d अपॉन में dx किसका? log x का। तो बताओ log x का अवकलज कितना? 1 अपॉन x। तो ये तो हो गया बेटा अवकलज। तो बताओ फिर 1 अपॉन x का समाकलन कितना? कितना? log x। तो देखा आपने, समाकलन जो है वो अवकलज की एक विपरीत प्रक्रिया है। समाकलन को देखो, अवकलज की विपरीत प्रक्रिया होने की वजह से इसको हम प्रति अवकलज भी कह देते हैं। प्रति अवकलज ही क्या है बेटा? समाकलन है। समाकलन आ जाए, प्रति अवकलज आ जाए, एक ही बात है। प्रति अवकलज मतलब प्रतिलोम किसका? अवकलज का, समाकलन। ठीक है, तो देखो इसी तरह से जैसे आपने कहा कि 10x का अवकलन करने पे क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर sec स्क्वायर x आएगा। यानी 10x का अवकलज क्या? sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर का वापिस समाकलन क्या? 10x। तो देखा आपने, अवकलज की विपरीत प्रक्रिया ही क्या है? समाकलन है। तो आप क्या कहेंगे? सर अवकलन की विपरीत प्रक्रिया ही समाकलन है। द इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर आपने इस fx का अवकलन किया, स्मॉल fx आ गया। अगर स्मॉल fx से अगर वापस आप fx बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा, यानी रिवर्स प्रोसेस लगाना पड़ेगा। तो fx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? fx का इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या हो जाएगा? बताइए, कैपिटल fx। ठीक है, इसी तरह से d अपॉन dx, log x का किया, कितना आया? 1 अपॉन x, यानी अवकलज 1 अपॉन x। 1 अपॉन x का वापिस समाकलन log x। इसी तरह से 10x का अवकलन sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर का समाकलन 10x। ठीक है, अब देखो बात यही खत्म नहीं होती है। देखिए, आपने यहां लिखा कि d अपॉन dx x स्क्वायर का, बोलो कितना आया? कितना आया बेटा? 2x। आपने कहा कि सर x स्क्वायर का अवकलज हो गया 2x। ठीक है, तो क्या 2x का समाकलन x स्क्वायर होगा? तो आप कहेंगे सर देखो, यहां लिख लो आप x स्क्वायर प्लस 1। चलो ऐसे लिखो आप, d अपॉन dx अगर मैं लेता x स्क्वायर प्लस 1 और मैं इसका अवकलन करता, कितना आता? 2x। तो अब आप कहेंगे 2x का समाकलन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1। और अभी आप कह रहे थे x स्क्वायर होगा। फिर मैंने d अपॉन dx किया, कितना आ जाएगा? x स्क्वायर के साथ में 2 ले लिया मैंने, अब अवकलन किया 2x। फिर आप कहेंगे 2x का समाकलन x स्क्वायर प्लस 2। अभी आप कह रहे थे x स्क्वायर 2x का समाकलन x स्क्वायर होगा, फिर आपने कहा x स्क्वायर प्लस 1 होगा, फिर आप कह रहे x स्क्वायर प्लस 2 होगा, फिर x स्क्वायर प्लस 3। यानी एक ही फलन के कई तरह के आंसर थोड़ा ना हो सकते हैं, अनेक आंसर नहीं हो सकते, यानी कोई ना कोई गड़बड़ है यहाँ। और आप इन सब का आप अवकलन कर लो, सबका 2x आएगा। तो इसलिए आप कहेंगे सर अवकलन अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। कई फलनों का अवकलन एक जैसा हो सकता है, और एक ही फलन का समाकलन एक जैसा नहीं हो सकता। एक ही फलन का 2x का समाकलन x स्क्वायर भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है। यानी यहां कुछ गड़बड़ है हमारे स्टेटमेंट में। इसीलिए जब भी आप समाकलन करेंगे साथ में c जरूर लगाएंगे। तो आप 2x का समाकलन केवल x स्क्वायर ना लिख करके आपको लिखना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस c। यहां c जो है वो स्वेच्छ अचर है। क्या है? स्वेच्छ अचर है। c यहां पर स्वेच्छ अचर है, यानी अपनी मनमाना मान ये ग्रहण कर सकता है। आर्बिट्रेरी चर बोलते हैं, अपने स्वेच्छ अचर बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, यहां एक कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास में। अब देखो, अब आप इसका जब भी अवकलन करेंगे कितना आएगा? सॉरी, अवकलन करेंगे 2x, और 2x का वापिस आप जब समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस c। अब c का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी।
और सी का मान निश्चित न होने की वजह से ही इसको क्या कहा जाता है, अनिश्चित समाकलन। मैंने कहा ना सी अपना स्वेच्छ अचर है यहां पर, ठीक है, मनमाना मान ग्रहण कर सकता है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं स्वेच्छ अचर कहते हैं। इसीलिए हमारा इस स्वेच्छ अचर की वजह से ये जो समाकलन है ये कहलाता है अनिश्चित समाकलन। ठीक है बेटा, तो बात समझ गए आप, ये क्लियर होगी बात आपके। चलिए अब मैं इरेज कर रहा हूं इसको, सुनो। अब इंटीग्रेशन को लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए आप जो है, अब देखो अवकलज को तो आप लिखते हैं dy बटा dx, y1 y' ऐसे लिखते हैं ना, वैसे ही समाकलन का बेटा जो साइन होता है वो इस तरह का होता है। ये समाकलन का साइन है इस तरह का, ठीक है, s होता है, लंबा सा s होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया समाकलन का s। कहने का मतलब ये आपके पास में s है, s को ऊपर वाले सिरे से और नीचे वाले सिरे से खींच दो, इस प्रकार लंबा सा s बन जाएगा। ये समाकलन का चिन्ह है आपके पास में। चलिए अब हम बात करते हैं अब देखिए हम बात करेंगे कि समाकलन को लिखा कैसे जाता है। देखो समाकलन को सदैव हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा हो गया समाकलन का साइन हो गया। यहां पर यहां वो फलन लिखा जाएगा जिसका आपको समाकलन करना है। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष करना है वो यहां लिखा जाएगा। जैसे अवकलन किसी ना किसी चर के सापेक्ष होता है ना, वैसे समाकलन भी किसी ना किसी चर के सापेक्ष होता है। तो यहां dx आ जाएगा और यहां वो फलन लिखा जाएगा जो समाकलन करने के बाद में आएगा। यानी आप कहेंगे सर fx का x के सापेक्ष समाकलन fx। मैंने कहा ना प्लस का c जरूर लगाना है, नहीं लगाएंगे तो ऐसी दिक्कत आपके सामने आ सकती है। ऐसी दिक्कत को दूर करने के लिए ही यहां पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। और ये कांस्टेंट किस तरह का है? ये स्वेच्छ अचर है बेटा। क्या है? स्वेच्छ अचर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपने इसको बोलते हैं। मनमाना मान ग्रहण करता है। इसी वजह से ये जो हमारा समाकलन है, सी वाला जो समाकलन होता है वो क्या कहलाता है? अनिश्चित समाकलन। क्या कहलाता है? अनिश्चित समाकलन। तो बेटा आप समझ गए, समाकलन दो तरह के होते हैं, एक तो निश्चित और एक अनिश्चित। हम पढ़ेंगे सबसे पहले अनिश्चित समाकलन। जब आपको अनिश्चित आएंगे ना तभी तो निश्चित आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलों की। चलिए देखिए यहां आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो पहला नंबर फॉर्मूला हमारे पास में है। देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे होगा, कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप कहेंगे सर x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, याद रखना है आपको। मैं ये भी बताऊंगा ये फॉर्मूले मैंने बनाए कैसे। जैसे अपने अवकलज के सभी सूत्र, सभी फॉर्मूलों को प्रूव करते हैं ना, वैसे अपने इन फॉर्मूलों को भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे log x का अवकलज 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन log x होगा। ये तो ऐसे फॉर्मूले तो आप डायरेक्ट ही देख लेंगे। ठीक है, इस तरह के जो फॉर्मूले हम कैसे प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। भी एक बार फॉर्मूले याद कीजिए आप। ठीक है, तो आप ये देखिए कि कुछ फॉर्मूले तो ऐसे होंगे जो आपको पहले से ही आते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मेरे से डिस्कस करना चाहेंगे आप। अब देखो e की पावर x का समाकलन क्या होता है? e की पावर x होता है, क्योंकि e की पावर x का जब आपने अवकलन किया क्या है? e की पावर x, तो e की पावर x का वापस समाकलन तो यही होगा ना। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर, a की पावर x का समाकलन बताइए। तो आप कहेंगे सर अवकलन में तो गुणा में आता था log e बे से, अब आएगा बटा में ऐसे। ठीक है, फिर चलिए
फोर्थ नंबर की अगर बात करें, देखो चौथा नंबर कि आपको समाकलन करना है, देखिए साइन एक्स का। अब बताओ साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, देखिए बेटा। अरे अवकलज की विपरीत प्रक्रिया ही होती है ना। अब आप ये देखो कि कोस एक्स का अवकलन करोगे कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। अवकलज कोस एक्स का कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। तो बताओ फिर ये साइन एक्स का अवकलज कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इस माइनस को यहां से उठा करके यहां ले आओ इसके पास में, माइनस कोस एक्स। तो आप कहेंगे सर साइन एक्स का प्रति अवकलज यानी कि समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स हो जाएगा। आपके सामने है बेटा, देखो सी लगाना ना आपको। ये मेथड कहलाता है प्रति अवकलज विधि कहलाती है, यानी कि सभी समाकलन के सूत्रों को हम इस विधि से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब जैसे ये वाले की बात करते हैं कि ये बटा में क्यों आया। देखिए आपने कहा कि अगर मैं a की घात x का अवकलन करता हूं तो कितना आएगा, a की घात x इंटू में log e बेस। अब आपको अवकलन बताना है किसका, a की घात x का। तो आप कहोगे सर log e बेस a का यहां क्या काम है, तो इसलिए log e बेस a इधर क्या आ जाएगा, यानी LHS के अंदर बटा में आ जाएगा। अब log e बेस a कांस्टेंट है ना, तो कभी भी अवकलन के अंदर जा सकता है और कभी भी बाहर आ सकता है, इसलिए मैं अंदर ही भेज देता हूं इसको। ये लो, तो बराबर में क्या रहेगा। अब बताओ किसके समाकलन की बात कर रहे थे आप, a की घात x के। तो बताओ a की घात x का समाकलन कितना होगा, a की घात x बटा में log e बेस a होगा कि नहीं होगा। इस तरह से फॉर्मूला बन गया कि a की घात x का समाकलन a की घात x बटा में log e बेस a। अब ऐसे ही मैं आपको ये भी बता ही देता हूं कि ये कैसे हुआ, ये फॉर्मूला कैसे बना कि x की घात n का समाकलन x की घात n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। तो आप कहेंगे कि सर आप जो है यहां पर, अब देखो अगर आप यहां पर x की घात n लेकर के अवकलन करते हो तो क्या आ जाता है, x इंटू n इंटू x की घात n माइनस 1। ठीक है, तो आप कहेंगे n इंटू एक्स की घात n माइनस 1। अब सुनो बेटा, अब आपको अवकलन किसका करना था यहां पर, मुझे सॉरी समाकलन किसका निकालना है आपने, x की घात n का ना। अरे किसका समाकलन निकालना है, जिसका समाकलन निकालना होता है वो यहां होना चाहिए, पर यहां तो नहीं है। इसका मतलब इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए आप एक घात ज्यादा का अवकलन करें। x की घात n प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो यहां n प्लस 1 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, x की घात n हो जाएगा। देखो x की घात n का अब आपको निकालना है समाकलन, तो आप यही तो चाहेंगे कि जिसका समाकलन निकालना है वही रहेगा केवल RHS में, और जो भी अन्य कांस्टेंट यहां पर मौजूद है वो सारे कहां आ जाएंगे, LHS में आ जाएंगे। देखो तो n प्लस 1 भाग में आ गया कि नहीं आ गया। तो बताओ x की घात n का समाकलन क्या हो गया, x की घात n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। तो बेटा ये थी प्रति अवकलज विधि। ठीक है, अब बाकी जो फॉर्मूले हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और वो फॉर्मूले कैसे बनते हैं प्रति अवकलज विधि से हम उनको कैसे प्रूव कर सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए समाकलन की सभी वीडियोस को बड़े ध्यान से देखिए, बहुत इजी टॉपिक है, बट आपको इस टॉपिक के साथ में जुड़ना पड़ेगा, सिस्टमेटिक ढंग से चलना पड़ेगा। देखिए मेरे को आज 15 साल से अधिक समय हो गया पढ़ाते हुए। मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट देखे हैं जो शुरू में प्रॉपर तरीके से अवकलन समाकलन को नहीं पढ़ते हैं, गलतियां अवकलन से ही अपने स्टार्ट कर देते हैं, अपने वहां पर केयरफुली नहीं चलते हैं, उसका नुकसान आकर के समाकलन में होता है। फिर हम सोचते हैं कि यार ये तो बहुत हार्ड है। हार्ड क्यों है, क्योंकि आपको फॉर्मूले याद नहीं। डेली अगर आप एक एक वीडियो समाकलन का बड़े ढंग से 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार देखो, लिखो मत आप इसको,
इसको वीडियो को देखो आप बार बार, फिर उसके बाद अपने नोट्स बनाओ। बार बार मेरी बातों को सुनो, कैसे कर रहा हूं मैं। कई विद्यार्थियों को एक बार दो बार में समाकलन नहीं आएगी, और जब आ जाएगी ना तब आपका समाकलन में आधा नंबर भी नहीं कटेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। पर इसके लिए आपको बेटा रेगुलर वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।